दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज के वीडियो में बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करूंगा हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के बारे में, और उनके उस व्याख्यान के बारे में बताऊंगा और उसका विश्लेषण करूंगा, और मैं बताऊंगा भी कि ये व्याख्यान का भविष्य में मायने क्या है और ऐसा व्याख्यान उन्होंने क्यों दिया। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई अभी एक भारत के मतलब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन विषय पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में व्याख्यान दे रहे थे। अब उस व्याख्यान में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारी बातें बोली और वो बात कहीं छूट न जाए इसलिए मैं उसको कोट करके रखा हूं, लिख के रखा हूं। वो पहले आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। सबसे पहले बीआर गवई ने कहा ना कि भारतीय न्याय व्यवस्था कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। देखिए यहां ध्यान दीजिए, भारत के कानून में भारतीय न्याय व्यवस्था में बुलडोजर जैसा कोई चीज ही नहीं है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर बुलडोजर लेकर आया। और बुलडोजर का मतलब किससे है ये आप समझ सकते हैं। कानून के ऊपर व्याख्यान में बुलडोजर कहां से आया? कानून की बातें होनी चाहिए, लेकिन अभी और भी बहुत सारे आगे हैं और आपको बताऊंगा बहुत बड़ी बड़ी बातों का उन्होंने प्रयोग किया है। दूसरी बात, दूसरी बात उन्होंने क्या बोला? कानून केवल नियमों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और आचारिक ढांचा है जो मानवीय गरिमा की रक्षा करने वाला और विविध एवं जटिल समाज में शासन का मार्गदर्शन करके डिजाइन किया गया है। मतलब उन्होंने ये कहा ना कि कानून केवल एक नियमों का समूह नहीं है, कानून क्या है कि एक नैतिक और आधारित ढांचा भी है। मतलब कानून अब केवल नियम कानून सजा नहीं देगा, वो नैतिकता का पाठ भी पढ़ाएगा, नैतिकता भी देखेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मर्डर कर दिया, मर्डर करके आया, अब वो बोलेगा कि हजूर मैं तो मर्डर करके आया हूं, मेरे अपने माँ का मर्डर कर दिया, अपने पिताजी का मर्डर कर दिया, अब तो मैं एकदम से दुखी हूं और मैं अनाथ हो गया, मुझे थोड़ा छोड़ दिया जाए। तो नैतिकता क्या कहती है कि वो व्यक्ति दुखी है, उसको थोड़ा सा सजा में राहत दे दिया जाए, ये नैतिकता होगा। कानून का नैतिकता से क्या लेना देना। अब उसके बाद और एक चीज देखिए, इसमें इन्होंने बताया कि जटिल समाज में, विविध और जटिल समाज में शासन का मार्गदर्शन करके डिजाइन किया गया है। अब यहां पर उन्होंने ये साफ साफ ये कहा कि जो हमारे देश का जो कानून है मतलब न्यायालय है, वो न्यायालय का काम केवल फैसला देना नहीं है, वो न्यायालय अब क्या करेगा कि सरकार को बताएगा भी कि कैसे चलना है, तुम्हें कैसे शासन करना है। वो सरकार की हर चीज का रूपरेखा तैयार करेगा। और स्पेशली उन्होंने केवल बुलडोजर वाले शासन को नहीं चलने देने की बात की, उन्होंने बंगाल के संदेश खाली के बारे में कुछ नहीं बोला। और आगे और आपको बड़ी बातें कह रहा हूं मैं, उन्होंने बोला मनमानी करना समानता और न्याय के लिए अभिशाप है। मतलब ये कहा कि अपना जिद पर अड़े रहना, अपना मनमानी करना, ये समाज और शासन दोनों के लिए क्या है? अभिशाप है, एक श्राप की तरह है। अब यहां पर थोड़ा सा देखा जाए उनकी बात को, तो सबसे पहली बात उन्होंने जो बात कहा कि मनमानी करना समानता और न्याय के लिए अभिशाप है। ध्यान से सुनिएगा, मनमानी करना, पहले समाज गलती से कहा गया था, मनमानी करना समानता और न्याय के लिए अभिशाप है। तो मनमानी करना किसको कहते हैं? मनमानी करना क्या उसको कहते हैं जैसे उन्होंने बुलडोजर के शासन की बात कहा कि कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करके रखा है, अवैध निर्माण, सड़क को घेर करके रखा है, सड़क पर अवैध बड़ी हुई बिल्डिंगें तान लिया है। अब सरकार उस अतिक्रमण को हटाने जाएगा तो अब वो वहां मनमानी कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो मनमानी है, लोग अतिक्रमण से परेशान है और उसको हटाने जाएगा तो मनमानी कर रहा है। मतलब ये दुनिया में मैसेज जाएगा कि आप कहीं भी रोड को घेर लो और बाद में कह देना कि नहीं यहां बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर से देश नहीं चलता, बुलडोजर को भेज दो। और दूसरी बात, जज साहब ने मनमानी का बात किया तो आप बताइएगा मनमानी कौन करता है? एक वो मुख्यमंत्री जो अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर लेके जाते हैं और बुलडोजर से अतिक्रमण टूटेगा तोड़ देते हैं जो कि अतिक्रमण कर रहा है। या मनमानी वो करता है जो देश में अभी 3 प्रकार का संविधान का प्रमुख अंग है, एक कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा विधायिका।
ध्यान से सुनिएगा, आप अभी जस्टिस बी.आर. गवई के इस बयान का डिकोडिंग होगा और बहुत अच्छे से आप उनकी भावनाओं को भी समझिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को डिस्क्लेमर के रूप में, कि जस्टिस बी.आर. गवई वहां पर व्याख्यान दे रहे थे और व्याख्यान देते वक्त वो एक जज नहीं थे, देश के न्यायाधीश के रूप में नहीं दे रहे थे, वो व्याख्यान एक देश के एक आम नागरिक के रूप में दे रहे थे। क्योंकि एक कोर्ट का इस बात से कोई भी चीज लेना देना नहीं था, क्योंकि कोर्ट का लेना देना तब रहता है जब वो लिखित कोई फैसला दे और कोर्ट के अंदर कोर्ट के टाइमिंग में बैठ के दे। अगर वो कोर्ट से बाहर कोई भी बात कहते हैं तो उनके हिसाब से ही वो उनका निजी बयान है और उसका कोई जिम्मेवारी नहीं रहता। और चूंकि अब वो कोर्ट से बाहर एक निजी एक पर्सनल राय रख रहे हैं, इसलिए इस देश का नागरिक होने के नाते भी मैं उनका विरोध करने का अधिकारी हूं। और मेरे इस विरोध को कोर्ट का विरोध न समझ लिया जाए, एक जज का विरोध न समझ लिया जाए, क्योंकि वो जज के रूप में वो बात नहीं बोले हैं, वो बात एक आम नागरिक के रूप में बोले हैं। और इसलिए आम नागरिक होने के नाते मैं उनकी बातों का विरोध करने का अधिकारी हूं। तो उन्होंने जो बोला कि मनमानी समानता और न्याय के लिए श्राप है। तो मनमानी क्या है? मनमानी वो है कि हमारे देश के 3 प्रमुख अंग, भी बता रहा था मैं, फिर इधर आ गया। देश के प्रमुख 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का मतलब ये होता है जो हमारे नियमों को अप्लाई करता है, और विधायिका का मतलब वो होता है जो नियम बनाता है, और न्यायपालिका का मतलब ये होता है ना जो नियमों को समझाता है। कहीं नियम में कंफ्यूजन तो वहां पर जाओ तब समझाता है, या कोई एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ अच्छा बर्ताव न करे, या सरकार किसी नागरिक के साथ अच्छा बर्ताव न करे, तब न्यायालय वहां बीच में आकर उनकी उस चीजों से निपटारा करता है, रक्षा करता है। यहां तक तो हो गया, तीनों का काम बटा है। और संविधान ने न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में कहीं भी ये बात नहीं कहा है कि न्यायपालिका सर्वोपरि होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में सबसे पहले मैं विधायिका को समझाऊंगा, तो आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका समझने में सुविधा होगा। विधायिका वो होते हैं ना जो संसद या केंद्र के संसद में और अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं में नियम बनाते हैं कि आखिर क्या करना है। ये संविधान में वर्णित है, ध्यान से सुनिएगा, ये संविधान में वर्णित है कि विधायिका नियम बनाएगा। अब उसके बाद ना वो नियम कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। कोर्ट बस जांचेगी कि कोई भी ऐसा नियम तो नहीं है ना जो कानून के विरोध में है। अगर कोई कानून के विरोध में तो बता दे कि इसको संशोधन करके लाइए, फिर ओके। अब कोर्ट जैसी ओके करेगा ना, ये राष्ट्रपति के पास चल जाएगा और वो कानून बन जाएगा। तो विधायिका का प्रमुख काम क्या है? कानून बनाना, विधि बनाना, तो विधायिका। अब कार्यपालिका का क्या काम है? वो बनाए गए कानूनों को सीधे एग्जीक्यूट करना, लागू करना। जैसे कार्यपालिका में लिखा है कि अगर आप रोड के किनारे घर बनाएगा तो तोड़ दिए जाओगे। ये संविधान विधायिका को अधिकार दिया है कि कानून बना सके कि कोई सड़क के ऊपर रोड पर घर बनाए उसे तोड़ दे, ये कानून बना सकते हैं। और कार्यपालिका का एक कर्तव्य है कि सड़क पर कोई अतिक्रमण करता है उसको तोड़ेगा, और टूटता किससे है? बुलडोजर से है। और न्यायपालिका का काम क्या है कि कोई गैर कानूनी काम हो तो बीच में आए, और उसके अलावा बीच में कुछ मुंह ना खोले, चुपचाप अपना न्याय करे। अब लेकिन विधायिका को चुनने के लिए ना उनको जनता के सामने वोट के लिए जाना पड़ता है। विधायिका जनता के सामने वोट के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सब प्रमुख व्यक्ति कहीं ना कहीं जनता से आते हैं। कार्यपालिका क्या होता है? विधायिका में से ही चुने जाते हैं कार्यपालिका। मतलब कार्यपालिका में शामिल होने के लिए पहले आपको विधायिका बनना ही पड़ेगा। मतलब आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले आपको सांसद बनना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले आपको विधायक बनना पड़ेगा, मंत्री बनने के लिए यही रूल है। और विधायक और सांसद बनने के लिए आप तो जानते हैं कितना एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है जनता से मत लेने के लिए, वोट से जीतने के लिए। अब न्यायपालिका की बात किया जाए तो न्यायपालिका में ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि वो जनता के पास चुनाव के लिए कभी जाए। और शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में न्यायपालिका की न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का भी पूछा जाता था, और कहीं ना कहीं सरकार के लोगों से पूछा जाना, कहीं ना कहीं जनता का उसमें सहयोग रहता है। लेकिन 1991 के बाद से ना, जब से गठबंधन की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार कमजोर पड़ी, तो बार बार कोर्ट कचहरी के लोगों की जरूरत पड़ते रही। तो इसका फायदा उठाकर न्यायपालिका ने 1991 में कॉलेजियम बना लिया। कॉलेजियम का मतलब यह है ना कि न्यायपालिका किसी से नहीं पूछने जाएगी कि अगला जज कौन होगा, खुद वो जज ही तय कर लेंगे अगला जज कौन होगा। ना कोई स्पष्ट नियम, ना कानून, ना कोई भी खुलापन नहीं है कि कैसे चुनाव होता, ना स्पष्ट प्रक्रिया, ना कुछ नहीं। सीधे जो पहले के जज चाहेंगे ना, वो 4 कॉलेजियम 5 बनाएंगे, कोई नया जज बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, सब के सब खुद बना लेंगे। और एक बार 2015 में सरकार ने सुझाव रखा था,
उन्होंने एनजीएसी कानून का सुझाव दिया था 2015 में, और उनका प्रमुख उद्देश्य था ना कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है ना, उनके कॉलेजियम सिस्टम में ना कार्यपालिका सभी लोगों को शामिल किया जाए, जिसमें विपक्ष का नेता हो और एक अपना सत्ता दल का नेता हो। तो न्यायपालिका ने बात करते हुए इनकार कर दिया, सीधे भागो, सीधे मना कर दिया। अब खुद देखिए, मनमानी यह है कि आप खुद ही जज बनाएंगे, आपको कोई ना नियुक्त करने वाला ना हटाने वाला, सब आप तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात ध्यान लीजिए, अगर कार्यपालिका जैसे बुलडोजर से सचमुच नियम कानून के तहत से तोड़ रहा है, तो न्यायपालिका कमेंट भी कर देता है और कई बार रोक भी देता है। लेकिन अभी खुद न्यायपालिका के अंदर जस्टिस वर्मा का केस देश भूला नहीं है, ना कभी भूलेगा। उनके एक घर में एक घर नोट मिला, जैसे बोलते हैं ना, एक पेटी नोट, एक बोरा नोट, एक घर नोट मिला। अभी तक वो जज के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, अभी तक जज अपना सर्विस दे रहे हैं, जांच चल रही है, पता नहीं कितने दिनों तक जांच चल रहेगी। लेकिन उसको लेकर जस्टिस बीआर गवई कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कोई पूछ भी ले तो भड़क जाते हैं, जस्टिस भाई कैसे बात कर रहे हो, ऐसा चिल्ला के डांटते हैं। क्या ये मनमानी नहीं है? ये मनमानी नहीं है क्या? तो उसके बाद में मुझे न्यायपालिका का पता है, याद है, दिल्ली में जब कोरोना चल रहा था तो 4 घंटे के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की गई थी, और ये बात से मैं सहमत हूं, पूरी तरीके से सहमत हूं। जब देश के लोगों की जान के ऊपर आफत आए तो हमको एनी हाउ सभी कर्मचारियों को कहा जाना चाहिए देश के कि आप 4 घंटे के अंदर सिलेंडर का जुगाड़ करो, कहीं से भी करो, मैं नहीं जानता, करो मतलब करो। ये बहुत सही है, यहां मैं न्यायपालिका की इस बात से सहमत हूं। लेकिन यही बात न्यायपालिका अपने लिए क्यों अप्लाई नहीं करती? अभी हमारे देश में न्यायपालिका में 10 साल, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 73 साल तक पुराने मामले पेंडिंग है। वादी प्रतिवादी सबकी मौत हो चुकी है, फिर भी चल रहा है, और फैसले 73 साल बाद आता है कि वो व्यक्ति गुनहगार था, वो व्यक्ति बेगुनाह था। कोई व्यक्ति बेचारा जेल के अंदर हुआ, अब उसका ज्यादा सोर्स नहीं है, जेल के अंदर फंस गया। अब फंस जाने के बाद 73 साल बाद पता चलेगा बेगुनाह था, 20 साल का आदमी 93 साल का हो जाएगा, तो क्या होगा भाई? तो इस मामले में ना कोर्ट चुप हो जाता है। एक न्यायपालिका एक वही अच्छा इंसान है, अच्छी अच्छी बातें करने वाली संस्था के रूप में अब उभर रहा है, और लोगों को दिख रहा है कि बातें बड़ी अच्छी करो, सेवा करनी चाहिए, अपनी काम टाइम पर करनी चाहिए, अपना काम करो, लेकिन खुद नहीं करो। 40 साल 50 साल के मामले होने के बाद कोई पूछ दे तो उसको बोल दो कि कोर्ट के विरोध में बोलना तो फैशन हो गया है। अब इस टाइप की चीजों का जवाब शायद जस्टिस बीआर गवई कभी नहीं देंगे, और कोई पूछे तो और नहीं देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जस्टिस बीआर गवई को बुलडोजर दिख गया, बुलडोजर की बात वहां तक कर दिए, लेकिन जस्टिस बीआर गवई को संदेश खाली का वो शर्मनाक घटना नहीं दिखी, और उसकी बात करते ही नहीं कभी, पता नहीं क्यों नहीं करते। संदेश खाली का मैटर जिसमें कई महिलाओं के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जाता था, कितने महिलाओं के साथ बदतमीजी हुआ, वो मैटर कभी उठता ही नहीं है। अभी जस्टिस बीआर गवई एक पद की गरिमा की बात, अभी एक बात कहे जहां मैं बता रहा हूं, उन्होंने मानवीय गरिमा की रक्षा एक वर्ड का प्रयोग किया, बहुत सुंदर वर्ड है। जैसे बताया ना कि न्यायपालिका अच्छे बातें और अच्छे काम की राय देने के लिए तो बहुत मशहूर संस्था है। उन्होंने कहा जस्टिस बीआर गवई ने कि व्यक्ति की गरिमा बचनी चाहिए। अब अभी जस्ट कुछ दिन पहले जस्टिस बीआर गवई के पास एक केस आया था, उसमें एएसआई को लेकर कुछ बात आया था। विष्णु जी का मूर्ति मतलब सर टूटा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि एएसआई को थोड़ा सा अनुमति दे दीजिए कि हम लोग अपना पूजा के अधिकार के तहत हम विष्णु जी का मूर्ति को सुधरवा सके। तो सीधा सा जवाब हो सकता था जस्टिस बीआर गवई का कि एएसआई का मैटर हम क्या बोले, हो जाता, लोग मान भी लेते हैं, हमारे देश में इतने लोग हैं कि समझ जाएंगे। लेकिन ये बयान के बाद अलग से कमेंट, लिखित नहीं, कमेंट, जाकर विष्णु जी से कहो ना अपना मुंडी खुद जुड़वा ले। ये क्या किसी व्यक्ति का गरिमा का सम्मान है? ये जस्टिस बीआर गवई को एक बात पूछना चाहिए। और जस्टिस बीआर गवई उसके बाद में कहते मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। जस्टिस बीआर गवई अक्सर ऐसा उनके पास केस आया है जिसमें कोई दूसरे धर्म के बारे में थोड़ा ही बोल दिया है, तो यही कोर्ट में यही जज खुलेआम उसको बोले हैं कि किसी धर्म के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते, और बार बार बोलते हैं कि दूसरे धर्म के बारे में बोलना तो एक फैशन बन गया है। लेकिन यही देश में कर्नाटक के नेता लोग
सनातन धर्म को बीमारी, डेंगू जैसे चीज बोल दिए, लेकिन मजाल है कि जस्टिस बी आर गवई या जजों की तरफ से इसको लेकर कोई बात भी नहीं लगाया। तो जस्टिस बी आर गवई ये सब के बारे में नहीं बताते। अब आप लोग को फाइनल बता रहा हूं कि जस्टिस बी आर गवई ऐसी बयान क्यों दे रहे हैं। असली चीज इसमें है। देखिए, जस्टिस बी आर गवई अब 23 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं, जो लगभग 1.5 महीने के आसपास का समय बचा है। अब जस्टिस बी आर गवई को यह बात साफ दिख रहा है कि अब रिटायरमेंट होने के बाद में वो चाह रहे कांग्रेस पार्टी में वापसी। क्यों? क्योंकि जस्टिस गवई का पूरा परिवार ही कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड रहा है। जस्टिस गवई के पिताजी आर.एस. गवई 1964 से लेकर पूरा 1994 तक विधायक रहे थे, 30 साल। उसके बाद 7 साल तक सांसद, उसके बाद 3 राज्य बिहार, महाराष्ट्र और केरला के गवर्नर रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और इसके साथ में सिक्किम राज्य के अलग से भी गवर्नर रह चुके हैं। तो उनका पूरा कांग्रेस के प्रति ही पूरा है। तो जस्टिस गवई फिर से कांग्रेस में वापसी चाहते हैं, और इसीलिए जस्टिस बी आर गवई अभी से अपना मामला सेट कर रहे हैं, कहना पड़ता है। और ये मैं केवल जस्टिस बी आर गवई को पर्सनली बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने पर्सनली बयान दिया, इसलिए पर्सनली मैं उनको बोलूंगा। पर्सनली बोलना मेरा हक है, और इस बोलने को कोई कोर्ट कचहरी के ऊपर बोलने के रूप में नहीं ले सकता। जब पर्सनली आप बोलोगे, कोर्ट से बाहर जाकर, अपने पेशे से बाहर जाकर, जो आपका जज का आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन से बाहर जाकर जब बोलोगे, तो आपको भी उस पर्सनली उस व्यक्ति के रूप में इतना सुनना पड़ेगा। तो 23 नवंबर 2025 को रिटायरमेंट लेंगे, तो देख चुके हैं। अभी सुदर्शन रेड्डी जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे, उनको उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा किया गया। तो और ऐसा नहीं है, पहले भी कई बार कांग्रेस कर चुकी है, जजों को सांसद, फिर सांसद को जज। तो उनको अब ऐसा लगता है ना कि अब ये सब बयान दूंगा ना तो कांग्रेस भी खुश होगा, कांग्रेस एक्चुअली खुश करना चाह रहे हैं। इसलिए ध्यान से देखो, वो सारी काम कांग्रेस वाले करते हैं। राहुल गांधी देश के अंदर तो अंदर, देश के बाहर जाकर देश के विरोध में बोलते हैं, देश के विरोध में बोलते नहीं चूकते। उसी तरीके से जस्टिस बी आर गवई जो बुलडोजर का शासन नहीं चलता, ये क्या मैसेज दे रहे थे भाई? देश के विरोध में हो चाहे ना हो, लेकिन ये मैसेज तो देना है ना इनडायरेक्टली कि देश में शासन ठीक से नहीं चल रहा है, बुलडोजर गलत है। बुलडोजर की बात बाहर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब आप कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और आपको पता है कि लग्जरी जीवन जी लिए, अब इसके बाद और लग्जरी जीवन की आदत पड़ गई है, और रिटायरमेंट के बाद तो लग्जरी जीवन नहीं मिले, कोई पूछताछ करेगा नहीं। लेकिन जस्टिस बी आर गवई का भ्रम है। अब जमाना बदल चुका है और जनता एक एक चीज को देखती है। अगर आप चुनाव में आएंगे और आप अगर विधायक या सांसद में खड़े होंगे ना, तो आपका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप आकर ट्राई कर लीजिए, कांग्रेस आपको सीट भी दे देगी। और अगर आप बड़े पदों की बात सोच रहे हैं ना, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का पद तो राहुल गांधी के होते हुए बहुत सारे लोग बैठे नहीं मिलेगा, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदों की बात कर रहे हैं ना, तो अभी कांग्रेस का बहुत लंबा समय का इतिहास है। वो अभी कांग्रेस के पास वो शक्ति नहीं आ सकती कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए अच्छे खासा मतों की व्यवस्था भी ठीक से कर पाए। सुदर्शन रेड्डी का हारना सबको तय था, पता था, वैसे ही है। तो जस्टिस बी आर गवई को ये बात पता है कि अभी वो समय नहीं आने वाला, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, थोड़ा सा कांग्रेस को खुश करते रहते हैं। लेकिन वो बस कांग्रेस को खुश नहीं कर रहे हैं, ये जज की गरिमा गिरा रहे हैं। आज देश में पहले जजों को माननीय कह के संबोधित किया जाता था, लेकिन ये जो जस्टिस बी आर गवई, ये जो बयान विष्णु जी को लेकर दिया गया है, उनको जो बोला गया, एक्चुअली केवल उनकी गरिमा नहीं गिरी है, एक जज की और एक न्यायालय की गरिमा गिरी है। और इसके लिए जो बोल रहे वो जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह खुद जस्टिस बी आर गवई है, जो जज पद पर रहते हुए अपने पद से बाहर जाकर इतनी सारी बातें बोलते हैं। आपको क्या जरूरत है बुलडोजर का बात करने का? कोई आपसे पूछने नहीं गया है। आप कानून का व्याख्यान दिए, चुपचाप कानून की बात करते और आते। आप एक कॉमन बात करते, आप बुलडोजर की क्यों बात किए? आप संदेश खाली की बात क्यों नहीं किए? आप चारा घोटाले का बात क्यों नहीं किए? आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात क्यों नहीं किए? ये आपको गलत नहीं दिखता? तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जस्टिस बी आर गवई अपने कांग्रेस में अलग पदों की सेटिस्फेक्शन के लिए अब लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते अगले वीडियो में नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।